तो देखिए उस दिन हमारे पास एक आया था साइकिल, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आया था। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या हो रहा था, मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ में इसका जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ पे होता है। हाँ जी, तो ज्वाइंट कॉस्ट जो होता है कहाँ यूज होता है, जैसे अभी मेडिसिन का होता है, या फिर मान लीजिए कोई नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बेसिकली ओवरऑल इवैल्यूएशंस करने के लिए वी डू यूज द जॉइंट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। बट इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आई डोंट नो वेदर यू, इसमें एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिसिंग होता है। चाहे जितना बार भी आपने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखी होगी, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिसिंग होता है। ये हमेशा हमेशा टोटल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक ड्रॉबैक है। कभी आपने अगर पूछ दिया किसी भी लेवल पे, तो आप बता सकते हो कि इसमें सारे चीजें टोटल बेसिस पे होती है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया जाता है जब भी आप कोई इवैल्यूएशन करते हो। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती क्या है। तो प्रोडक्ट मान लीजिए कि यहाँ स्टार्ट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन। ये वाला पॉइंट इंसेप्शन हो गया, या जिसको आप रिसर्च जो भी बोलोगे। देन उसमें ग्रोथ आता है, ठीक है। कुछ खर्चे प्री इंसेप्शन भी होते हैं, जिसको R&D भी बोला जाता है। ये प्री इंसेप्शन कॉस्ट होते हैं। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट आ गया, एग्जिस्टेंस में आ गया प्रोडक्ट का, अब ये ग्रोथ होता है। ग्रोथ होते ग्रोथ के बाद प्रोडक्ट एक दिन मैच्योरिटी को पहुंच जाता है। फिर मैच्योरिटी के बाद वो डिक्लाइन होने के बाद वो, तो इंसेप्शन है एक स्टेज, दूसरा स्टेज ग्रोथ है, तीसरा स्टेज जो है वो है आपको मैच्योरिटी है, सेकेंड स्टेज इज ग्रोथ, थर्ड स्टेप इज मैच्योरिटी, फोर्थ इज डिक्लाइन। ठीक है, उसके बाद उसको रखेंगे कि उसको पर्च करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, वो बात का कॉल है। बट आपके पास कॉस्टिंग जो होगी वो दिस 4 स्टेजेस पे आपको डिसाइड करके दिया रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो पहला इंसेप्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। तो यही स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं जी साहब, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो लिखा हुआ है कि लाइफ साइकिल इज यूज्ड, कहाँ पे यूज होगा, व्हेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज नीडेड, दिस मेथड इज कंसीडर द इंटायर लाइफ साइकिल फॉर द प्रोडक्ट और द सर्विस फ्रॉम द concept through the sale, warranty, service, and it focus on overall cost for the product and services। तो इसका जो सबसे मेन बात है, ये ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे 3 लेवल्स पे डिसाइड किया गया है कि 3 फेजेस पे आप अपने कॉस्ट को कैप्चर कर सकते हो। तो पहला बोल रहा है कि आपका अप स्ट्रीम कॉस्ट। ठीक है, जब प्रोडक्ट आया भी नहीं है, उसके बिगनिंग का कॉस्ट है। तो जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट है, डिजाइन, प्रोटोटाइप इज आल्सो कॉल्ड डिजाइन। ठीक है, वो सेम आइटम का एक दूसरा छोटा मॉडल बना के चेक करते हैं। टेस्टिंग एंड इंजीनियरिंग, दैट काइंड ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम कॉस्ट। देन आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या होता है, इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस का कॉस्ट, such as the pricing, purchasing, direct and indirect material cost। then होता है जी डाउन स्ट्रीम कॉस्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, subsequent to और coincident with the manufacturing, यानी उसके साथ का कॉस्ट होता है, such as the marketing, distribution, package, sampling and everything, warranty cost, defect, recall, return, all kinds of cost is like a downstreaming cost। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसके कॉस्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्लेस इट्स द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन इंप्रूविंग द कॉस्ट फॉर ऑल 3 फेजेस। तो इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिजाइन इज द की टू अपस्ट्रीम द प्रोसेस। यानी अगर आपको लगता है, देन आप अपने प्रोडक्ट के डिजाइंस के ऊपर काम करेंगे और उसके इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे, देन ओनली यू विल हैव द क्वालिटी प्रोडक्ट। इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रिलेशनशिप विद द सप्लायर एज are highlighted in the manufacturing phases, that is the second phases।
and improving the first two phase is the key to lowering the downside cost. So if you have already incurred the quality, like you have incurred to get the quality product, you have the quality goods, and you have done a good manufacturing, then after you don't need to do much, then you can save some of your marketing cost and all. Then you can save your cost of quality. That what is called the and somebody can guide me what are the cost is quality, what are the four types? Do you have any idea about it? Cost of quality, have you ever heard this term, cost of quality? You have any idea about it? Have you ever heard appraisal cost, prevention cost, internal failure cost, external failure cost? Have you ever heard this type of term? Can somebody tell me? Hello. Okay, so you have idea about the preventions, appraisals, internal failure and external failure. Yes. Now I just want to have one example. Can you give me one example of internal failure? And what about the external failure? Can somebody guide one answer? Product recalls. What about the appraisal cost? Inspection before production. Yeah, before introduction to the production. And what is the prevention? Just one example. No, like you check sometime, you know the vendor qualification. Yes, that cost is basically a what kind of cost? Prevention cost. Because once you do the vendor qualification, you basically do all the due diligence before buying the product, before entering into the transaction. So you are preventing yourself, or you can say the quality or the training to your people. That also can be considered to be the appraisal. You know, मशीन का प्रिपरेशन कॉस्ट उस टाइम में क्या होता है, यू आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट नो wrong or inefficient item should move, like go through. That what is the basic, the intention behind doing all this thing. Anyhow, ये हम लोग काफी डिटेल में पढ़ना, but they wanted कि if you have done the first two tasks properly, then you can save your third cost, and that is the cost of quality. You can say cost of marketing and all these things. That one. And you have any idea about the operation costing? How it works? Operation costing, have you ever heard? होटल इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में ऑलवेज वी डू द ऑपरेशन कॉस्टिंग ना. या फिर द गाड़ी जो ट्रक फ्लीट्स एंड ऑल ट्रांसपोर्ट्स, they are actually following the operation costing. So operation costing combines the job costing with the process costing by assigning the direct material to each of the job and batches, but assigning the direct labor and overhead as a conversion cost in a similar manner to the process costing. This hybrid system is most suitable for the manufacturing that have the similar process of high volume activity, but but who need to use the different material for the different job. So it means आपकी बेसिक प्रोसेस सेम है, बट आपके पास मटेरियल का इनपुट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट है. तो इन दैट केस यू विल यूज दिस process costing. But who is the main user? I can tell you the main user is the operation costing, is like all this service industry basically. Now backflush costing is a very quick theory. You may get in the exam to write as a essay question for this. So backflushing approach.
बैकफ्लश कॉस्टिंग अप्रोच जो होता है वो क्या होता है, that is also called delayed or end point costing. It means they don't do the costing until the goods is being completed. The cost assigned to job will not be tracked is as much detail as in the other costing system. यहाँ पे charge directly, the manufacturing costs are charged directly to the cost of goods sold, since little or no inventory is expected to remain at the any point. At the end of accounting period, company determine if there are any inventory. When the inventory exists on the reporting date, the costs are allocated from the cost of goods sold into the appropriate inventory account, such as the finished goods, using the standard costing. So this is the indirect, this is the backward approach. Backflush costing is a backward approach. Here you don't put the cost from the beginning. In the last, once your financial is getting close, by that time when you do the counting of the inventory, you found and you have to allocate the cost based on the standard costing. This is the reason how it works. This is the example. Now the use of backflush costing may not be this. Yeah, tell me. हाँ बताते हैं ना, क्या होता है कि जनरली हम लोग का जो फॉरवर्ड अप्रोच होता है, ठीक है, वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, कोई भी कॉस्टिंग वी ऑलवेज स्टार्ट की मटेरियल, देन वी से लेबर, then we say overhead, and then we calculate, okay, 1,000 rupees is the cost of manufacturing. Okay, on the top, if this is for 10 unit, if I sell only 9 unit, the 1 unit value will go to the inventory, the other 9 unit value will go to the income statement. This is the normal forward approach we all doing in all the accounting approach, all the costing approach. But backflush costing says that you don't need to follow all this process. You don't need to follow all this process. You do one thing, all the manufacturing costs, you don't need to do all this process. Whatever the costing, whatever the cost related to manufacture, you do charge into the cost of goods sold account. It means you don't need to prepare any WIP GL, any finished goods GL, any cost of goods production GL. You simply charge to the cost of goods sold GL. On the top, once you go and verify if there is any inventory held in the store, you can put the value to the inventory based on the standard costing. Okay. So in that case, you don't need to prepare the separate ledger for material, labor and overhead and WIP and cost of goods manufactured. There are 4 ledger you can eliminate if you follow the backflush costing. Here whatever the cost, whatever the bills you are getting, you just posting into the cost of goods sold account. On the top, on the last, whatever the inventory you are having in the system and you have the sold some amount, you just calculate by adding back sold plus inventory is equal to productions divided by the number of productions. Whatever the balance held, you just transfer to the income statement as well as to the balance sheet. The बोलता है the use of costing may not be in the strict accordance with the gap because the backflush costing ignoring WIP inventory which still exists and should be recorded as an asset. However, the many companies justify the use of costing approach, use JIT production system in which the items are immaterial. So when we follow the JIT is the lean production process where you don't need to keep any inventory. So in that case, you can follow this approach. When they are having material, these unrecorded costs need to be approximated and adjusted entry need to be passed. So in that case, what happens, if you have some inventory, you need to pass the adjustment entry. Okay. So what is that purchase? You don't do any ARAP, you simply pass into the cost of goods accounts. When the what happened? When the year end, you need to pass the inventory JV. So you need to do the inventory debit to what? Cost of goods sold credit. So how it's working, I just want to show you in one Excel. It's very easy. आप क्या किया पहले,
मटेरियल बाई किया 500 का, लेबर का स्पेंडिंग किया 300 का, ओवरहेड स्पेंड किया आप 200 का, तो ऑल टुगेदर यू स्पेंड हाउ मच 1000। ओके, उसके बाद आपने यूनिट सोल्ड किया कितना 990, और आपके पास अनसोल्ड यूनिट कितना है से 10। तो इफ यू फॉलो द नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम, normal costing, so generally all the costs are getting accumulated in WIPGL. In WIPGL, so here you will write material 500, sorry, material 500, you will write, okay, labor 200, overhead how much, sorry, 300 and 200, and you will say that okay, that goes to the finished good GL. How, where it will go, the value will go to the finished good GL, and from the finished goods you have to pass a separate journal entry. This is the finished good now, so you say WIP से मेरे पास आया कितना 1000. Okay, now from here you will pass cost of goods sold and inventory, and that is not inventory, you will say that balancing carried down. Okay, कितना गया cost of goods sold में, तो आप बोलोगे कि मेरा costing था 1000, my costing was 1000, and eventually I produce how much 100 products, तो मेरा ये आया 10 रुपया पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 90, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना जाएगा जी 90 जाएगा, 900 जाएगा। इट मींस बाकी का जो फिनिश गुड्स है वो कहाँ पर आ जाएगा, इन्वेंट्री में पर आ जाएगा। दिस इज लाइक अ नॉर्मल अप्रोच व्हाट वी आर डूइंग ऑल द टाइम। दिस इज द नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम व्हिच एवरीवन नोस। When you follow the backflush costing, instead of doing WIP and all this was the finished good GL. So instead of following all this process, what you will do, when you buy the material, you don't say that AP in inventory debit to AP. You will simply you will simply prepare a costing here, and that cost will show that cost of goods sold account. Okay, and you will pass everything, material, labor and overhead, everything here. Here you need to first calculate the balancing figure of finished goods. You need to first calculate the balancing figure of inventory. So how the value will be assigned, how this value will be calculated, for that you have to do a small working here. Total cost was 1000, unit sold and unit unsold, it means it's a production, so you will say that okay, then cost of inventory will be this divided by 100 multiplied by 10. So you will say that for the inventory I will keep, this is the balance I will keep for the inventory, and the balancing I will take for the income statement, that is called the P&L. So your cost will match. What is the benefit here? What is the loss here? The first benefit is there, you don't need to prepare the separate GL. But what is the loss? The loss is you are calculating the inventory cost, but reversely. You are not going with the upward approach, you are just calculating the inventory based on the total consumption divided by total unit produced. Whatever the balance in your hand, you are just assigning the cost to the inventory. That is the way how the backflush costing works. That's why it says inventory debit, credit, cost of goods sold. The first entry was cost of goods sold debit to AP material, to AP labor, to AP overhead. Is it fine to everyone? Hello?
बोलो। हाँ जी, कोई को डाउट नहीं ना? काजल आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? है? ताहिर भाई को नहीं समझ आया? वही तो मैं सोचा आज ताहिर भाई क्या हो गया बीच बीच। चलो ओवरहेड मैंने कर लिया था। ओवरहेड का एक बहुत ट्रिकी पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, उसको अभी करना है। तो देखिए ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है? इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट होता है फॉर अ बिजनेस बिकॉज इट इंक्लूड all the manufacturing except the material or indirect. So our products overhead cost are the product cost which flow through the inventory such as the raw material, inventory, work in progress and any other finished goods. Product cost flow to the income statement once the product has been done and sold. सिंपल सी बात है कि पहले कोई भी कॉस्ट इन्वेंटराइज्ड होता है, देन उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में आता है। फिर उसके बाद हमने ओवरहेड के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली थी कि ओवरहेड फिक्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, दैट वी नो द नेचर। तो उसके नेचर पे हमारा कोई मुश्किल ये नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मे बी इधर फिक्स्ड होगा, नहीं तो वेरिएबल होगा, डिपेंडिंग इफ द चेंजेस विद ड्यूरिंग द रेलेवेंट रेंज इन प्रोपोर्शन टू द कॉस्ट ड्राइवर, तो उसको वेरिएबल बोलेंगे। अगर चेंज नहीं होता है तो proportions such as the production volume or activity in the long run and thus causally influence, therefore all costs are variables, however the cost fixed are the set for the certain performance period. Simple सी बात है, it won't get changed। हो गया। Are the manufacturing costs allocated to the products through the predetermined overhead rate? Sometime what do you mean by the predetermined? तो predetermined rate कैसे होता है कि मान लो हमारा ओवरहेड है, मान लो माई ओवरहेड रेट है 10,000 और हमने उसके लिए क्या बनाया, हमने उसके लिए लेबर आवर्स लगाए थे 500 लेबर, 500 लेबर आवर्स वाज स्पेंड। सो हमारे लिए ओवरहेड पर लेबर आवर क्या हो जाएगा? ओवरहेड पर लेबर आवर विल बी 10,000 डिवाइड बाय 500, सो 20 पर आवर रेट, दैट इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड रेट। इसको क्या बोलते हैं जी? प्री डिटरमाइंड रेट बोलते हैं। तो ये हम सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर वेरिएबल कॉस्ट के लिए अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स के लिए अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ड्राइवर। तो इन्होंने बोला कि देखिए supporting which some manufacturer of the tennis ball uses the machine hour for his fixed cost driver. तो fixed cost driver के लिए they are using the machine hour. So the company budgeted 40,000 machine hour annually to produce the 200,000 cans of the tennis ball. फिर बोलता है all fixed overhead related to the machines hour related to the machines hour allocation base. उसके बाद ओवरहेड दिया हुआ है 1 मिलियन फॉर दैट ईयर दिया हुआ है हमारे पास। तो 1 मिलियन हमारे पास दिया हुआ है, 1 मिलियन डिवाइड बाय 200,000 करेंगे, सॉरी हमारे पास 200,000 कैंस बना है, तो कैंस पे हमारा कॉस्ट अलोकेट नहीं हो रहा है, हमारा कॉस्ट अलोकेट हो रहा है मशीन आवर पे। सो 1 मिलियन डिवाइड बाय 40,000 वी विल गेट द 25 पर मशीन आवर हमारे लिए ओवरहेड अलोकेशन कॉस्ट आ जाएगा, अलोकेशन रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट, इसको हम लोग प्री डिटरमाइंड रेट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड कह सकते हैं, दैट इट वाज व्हाट इट इज, ठीक है। नाउ अभी हम लोग जो मेन चीज पे जा रहे हैं उसके पहले खाली हम लोग वो तैयार कर रहे हैं। अब देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपका ओवरहेड हो सकता है, कॉस्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट वाइड हो सकता है, डिपार्टमेंटल वाइड हो सकता है, और एबीसी कॉस्टिंग। तो एबीसी कॉस्टिंग वी ऑल नो एबीसी इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो हियर द कॉस्ट का एक्यूमुलेशन किसके ऊपर होता है? एक्टिविटी के ऊपर होता है। प्लांट वाइड में क्या होता है कि ये जो कॉस्ट का एक्यूमुलेशन होता है, जो कॉस्ट को हम लोग एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं वो हम प्लांट के बेसिस पे करते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ड्राइवर होगा वो होगा डिपार्टमेंट होगा, और डिपार्टमेंट में कितना कितना काम करेगा उस डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट जाके एक्यूमुलेट होगा उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल कॉस्ट बनता है। तो प्लांट और डिपार्टमेंटल इज समहाउ सेम ही होता है। कैन बी यूज ओनली if facility has a
a strong single cost driver. This was the MCQ क्वेश्चन. तो प्लांट वाइड कब आप यूज करेंगे, जब आपके पास सिंगल या स्ट्रॉन्ग सिंगल कॉस्ट ड्राइवर है. कॉस्ट ड्राइवर दिख रहा है, हो सकता है 5 होगा, लेकिन वहां पर जो सबसे मेन आइटम होगा उसको हम पकड़ के अपना प्लांट वाइड ओवरहेड रेट निकाल देंगे. ठीक है, दैट रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन. दूसरा होता है डिपार्टमेंट. बोलता है कि ईच डिपार्टमेंट टू कैलकुलेट दी ओन रेट बेस्ड ऑन दी ओन कॉस्ट ड्राइवर. तो मान लो किसी का मशीनरी डिपार्टमेंट में कॉस्ट एलोकेट होता है, किसी का टूलिंग डिपार्टमेंट में, किसी का असेंबली डिपार्टमेंट में. क्या होता है, तो हर डिपार्टमेंट अपने कॉस्ट को पहले एक्यूमुलेट करेगा और उस डिपार्टमेंट का जो अपना कॉस्ट ड्राइवर होगा, जो उस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करेगा, बेस्ड ऑन दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट दी कॉस्ट. तो हमारे पास एग्जाम में जो सवाल सब आते हैं वो असेंबली डिपार्टमेंट के आ गए, या फिर सेटअप डिपार्टमेंट के आ गए, या फिर रनिंग डिपार्टमेंट के आ गए. तो इसमें हमारा क्या रहेगा, तो सेटअप में जितने नंबर ऑफ टाइम हमने सेटअप किया हुआ है उसके कारण कॉस्ट उसका इन्फ्लुएंस होता है. तो वहां पे हम सेटअप डिपार्टमेंट का कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप से हम क्या कर लेंगे जी, स्प्लिट कर देंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, तब यहाँ पे एग्जांपल्स दिख रहा है कि साहब Data company is preparing the annual profit plan as a part of the analysis for the profitability of the individual product. The controller estimates that the amount of the overhead that should be allocated to the individual product line based on the information below. तो दो टाइप के हैं. उसके बाद वॉल मिरर थे, दूसरे आपके पास स्पेशलिटीज मिरर है. तो वॉल मिरर 25 बना और स्पेशलिटी 50 बने हैं. मटेरियल मूव्स पर पॉइंट दिखा हुआ है कि कितना पाउंड्स मटेरियल मूव करता है पर प्रोडक्ट लाइन पे. तो 5 पाउंड मटेरियल यूज करता है वॉल का, और स्पेशलिटी विंडो का 15 पाउंड होता है. फिर डायरेक्ट लेबर आवर दिया हुआ है दोनों का. उसके बाद बजटेड मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड दिया हुआ है. बजटेड मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड दैट इज द 50,000. तो अभी सवाल बनता है जी कि अगर हम डायरेक्ट लेबर के हिसाब से करते, जो कि हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होता है, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में यहाँ पे लेबर हमारे लिए सॉरी जितने मटेरियल, चूंकि ये मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड कॉस्ट है, तो 200 जो है बजटेड हैंडलिंग का वो है, सॉरी लेबर आवर 200 है. तो अगर हम बेसिक जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच अगर हम अप्लाई करते तो 200 के हिसाब से, यानी कि 400 आवर्स स्पेंड हुए हैं. तो सिंपली क्या कर लिया हमने, तो देखो हमारे पास जो कॉस्ट है 50,000 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 200. इस तरह से करके हम साहब मतलब 25,000 वॉल मिरर वाले को कॉस्ट असाइन हो जाएगा और स्पेशलिटी वाले इसको भी 25,000 असाइन हो जाएगा. बट अगर हम बहुत स्पेसिफिक रीजन बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे, देन वी हैव टू फॉलो द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन द एबीसी. तो एबीसी में क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि साहब हमने जितने मटेरियल बनाए हैं उस पे हम चेक करेंगे. ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस जो है, उसके बाद लिखा हुआ मटेरियल मूव. तो पहला वाले मटेरियल मूव कितने हैं जी, 5 है. उसके बाद लिख रहा है जी, सॉरी पहले वाले में हमारा मटेरियल मूव कितना है, 25 है. दूसरे वाले में मटेरियल मूव कितना है, 50 है. तो ऑल टुगेदर यूनिट प्रोड्यूस, नो 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 नो, हम दूसरा चीज देख रहे हैं. यूनिट प्रोड्यूस 25 है और 50 है. मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन है, तो हम प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से स्प्लिट करेंगे, यानी कि हम डिनोमिनेटर में 20 देंगे, मल्टीप्लायर एक बार 5 देंगे और दूसरे बार मल्टीप्लायर हम 15 देंगे. तो इस तरह से हम अपने कॉस्ट को असाइन कर पाएंगे. इन्होंने कैसे कर दिया, तो हमारा ये कितना होगा, 50,000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है जी, 50,000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 5. $12,500 होता है क्या, हाँ तो ठीक है, ये 12,500 सही एलोकेशन है. पर यूनिट खली पर यूनिट के कोई कौन पूछता है. ठीक है, तो अभी आ गए. अब जब सवाल बनता है कि अब जो सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट एलोकेट होता है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अपने कॉस्ट को रिकवर कहाँ से करेगा, तो दे हैव टू ट्रांसफर देयर कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट.
ठीक है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अलग से कोई बिल करता तो है नहीं, उसका जो भी कॉस्ट यूज होता है वो किसके लिए होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए यूज होता है। तो इन दैट केस पहले तो जो फर्स्ट एलोकेशन होता है उसको हम प्राइमरी एलोकेशन बोलते हैं। सेकेंडरी जो एलोकेशन होता है उसमें क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट अपना कॉस्ट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असाइन कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी क्या है, हमारे पास एग्जाम में पढ़ने के लिए तीन तरीके हैं, देयर इज अ थ्री मेथड्स। पहला मेथड्स का नाम है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड का नाम है स्टेप डाउन मेथड और थर्ड मेथड का नाम है रेसिप्रोकल मेथड। तो ये तीन मेथड अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और काफी मजा आएगा। रीजन ये है कि एग्जाम में इस तीनों पे ऐसे भी आ सकता है और साथ में एमसीक्यू तो कम से कम 2-3 रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ध्यान से एकदम। एक मिनट का ब्रेक है भाई। दे दो। हाँ भाई चलो, तीन तरीके से मेथड बचा हुआ है। सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है इंडिविजुअली ही कैन नॉट रिकवर हिज कॉस्ट, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसने जो भी कॉस्ट अभी तक उसके पास जमा हुए हैं उसके अपने सारे कॉस्ट को वो क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा। तो उसके लिए उसको हम लोग सेकेंडरी एलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एलोकेशन बोलते हैं। पहले वाले एलोकेशन का नाम है डायरेक्ट मेथड, दूसरे वाले का नाम है स्टेप डाउन मेथड, तीसरे वाले का नाम है जी रेसिप्रोकल मेथड। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देंगे, ध्यान से देखिएगा जी। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल। देखिए ये मेथड है, इसमें डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में जितना भी जो भी जिसका कॉस्ट है, लाइक मान लो कि सर्विस डिपार्टमेंट में कैफेटेरिया का कॉस्ट है या एक जेनिटोरियल का कॉस्ट है, तो कैफेटेरिया का कॉस्ट जो है जेनिटोरियल वाले डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा, क्योंकि सर्विस अगर सर्विस को अपना कॉस्ट लोकेट कर देगा तो काम आसान तो नहीं हुआ। तो सर्विस का जो भी कॉस्ट है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन को जाना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। स्टेप डाउन में क्या होता है कि सर्विस का कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में अलोकेट होता है, ठीक है, पर उल्टा अलोकेट नहीं होता। लाइक अगर एक बार कैफेटेरिया का जेनिटरल में चला गया तो जेनिटरल ये नहीं बोलेगा आई विल अलोकेट माय कॉस्ट टू द कैफेटेरिया, ऐसा नहीं बोलता। तो उसको स्टेप डाउन बोलते हैं, वहां पर स्टेप कट जाता है। और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जो है, और जो सर्विस डिपार्टमेंट जो बचा, जो रेसिप्रोकल मेथड है, वो बोलता है देखो कैफेटेरिया वाला बोलेगा ठीक है भाई, तुमने जेनिटल तुमने मेरा कैफेटेरिया सर्विस यूज किया, मैं तुमको कॉस्ट असाइन करूंगा। जेनिटल वाला बोलेगा ठीक है, मेरा आदमी जाके तुम्हारे यहाँ साफ सफाई किया तो मेरा वो कॉस्ट उसका असाइन करना, कॉस्ट चार्ज करना है। तो इनडायरेक्टली दे आर चार्जिंग टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल मेथड। तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। एग्जाम में सबसे आसान एकदम 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर में हो जाता है, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से भी कम मिलता है, ठीक है जी, इतना आसान है, खाली ध्यान देने का है। तो सर्विस डिपार्टमेंट, अभी यहीं पे सिर्फ ध्यान दे दीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के भी हिसाब से भी। तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। पहले का नाम है कैफेटेरिया, दूसरे का नाम है जेनिटोरियल, ठीक है। जेनिटोरियल का मतलब होता है साफ सफाई, तो किसी को नहीं पता होगा तो उसका नॉलेज भी बढ़ाते रहो। पहले तो मैं कुछ और सोच समझता था कि जनरेटर का सर्विस दिया होगा, लेकिन नहीं, बाद में पता चला नहीं, वो साफ सफाई है, ठीक है। तो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट है। उसके बाद कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हमारे पास, ठीक है जी। बिफोर एलोकेशन को हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जी साहब कितना कितना दिया हुआ है बता दो।
तो 200,000 दिया हुआ है, उसके बाद आपको 80,000 दिया हुआ है, 400,000 दिया हुआ है एंड 100,000 दिया हुआ है। हो गया जी, सबका इंडिविजुअल कॉस्ट हो गया। अब चूंकि डायरेक्ट मेथड है, आप किसी से भी स्टार्ट करो, आपके को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि साहब मैं कैफेटेरिया से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैफेटेरिया का पहले आप कॉस्ट एलोकेट करोगे, कैफेटेरिया का कॉस्ट एलोकेट करोगे, ठीक है। तो जब ये डायरेक्ट मेथड है, इसका मतलब इसका कॉस्ट इसको एलोकेट नहीं होगा, सर्विस डिपार्टमेंट को इसका कॉस्ट एलोकेट नहीं होगा। तो देखिए, तो कैफेटेरिया का जो है, इन्होंने, इनके पास क्या बेसिस है आई डोंट नो, बट यहाँ पे लिख भी दिया इन्होंने कि देयर इज अ मेटल कंपनी इन एलोकेटिंग द कॉस्ट फॉर द टू सर्विस डिपार्टमेंट, कैफेटेरिया एंड जेनिटोरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेटल डिपार्टमेंट एंड द क्रोम डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट को दे रहा है। कैफेटेरिया कास्ट आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर, तो कैफेटेरिया का भी बेसिस दे दिया और जेनिटोरियल का भी बेसिस दे दिया स्क्वायर फुटेज के हिसाब से। तो चूंकि आपके पास लेबर के बेस पे आपको कॉस्ट को असाइन करना है, जिस आप किसके बेस पे, लेबर के केस पे, लेबर के ऊपर आपने कॉस्ट असाइन करनी है। तो आप सबसे पहले बताओ कि दो प्रोडक्शन है ना, एक प्रोडक्शन हाउसेज में 20,000, एक प्रोडक्शन हाउसेज में 5,000 जा रहा है। इसका मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 20 और 5 के रेशियो में होगा। दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो, दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो। तो टोटल को आप रेशियो पे अगर लिखना चाहें तो आप क्या बोलेंगे जी साहब, 25,000 के रेशियो पे निकलेगा। दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो। अब इसका कॉस्ट जब आप असाइन करेंगे तो लिखेंगे जी साहब, कैफेटेरिया कितना, 2 लाख डिवाइड बाई 25,000 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, 20,000। तो 1,60,000 इसको चला गया, बाकी का पैसा बाकी किसको जाएगा जी साहब, क्रोम डिपार्टमेंट को चला जाएगा। और यू कैन डू द सेम कैलकुलेशन, 2 लाख डिवाइड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000। देयर इज अदर वे, क्योंकि दो ही है तो बैलेंसिंग फिगर मैंने डाल दिया था, क्योंकि अकाउंट्स का बंदा हूँ तो बाकी जगह पे बैलेंसिंग फिगर काम करता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो। ये कौन सा रेशियो पे किया, रेशियो जिस रेशियो में उसने सर्विस को कंज्यूम करा है। तो सर्विस का कंजम्पशन रेशियो दिया हुआ था जी साहब, उसने 20,000 लेबर आवर यूज किया या उसने 5,000 लेबर आवर यूज किए। तो ये तरीका कहलाएगा डायरेक्ट लेबर, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं जी साहब, डायरेक्ट मेथड है। तो ये हमारा रेशियो है, रेशियो फॉर कैफेटेरिया कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कैफेटेरिया कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप हमको बताओ, जेनिटल का कॉस्ट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, जेनिटोरियल का, जेनिटोरियल जो भी है, टोरियल का कॉस्ट मेरे को स्प्लिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जेनिटोरियल में वेरी स्पेसिफिक बोल दिया जी साहब, कितना स्क्वायर फीट के हिसाब से उसके कॉस्ट असाइन होंगे। तो उसका रेशियो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 60,000 और 20,000 में लिखूंगा, और फाइनली मेरे यहाँ पे टोटल बन जाएगा 60 प्लस 20 80,000। और उसके बाद हमारा जो कॉस्ट एलोकेट होगा वो क्या होगा, जेनिटोरियल 80,000 डिवाइड बाय 60, सॉरी एक सेकंड, डिवाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो हमारे पास जेनिटोरियल का कॉस्ट भी 60,000 आ गया। ऑन द टॉप माइनस करेंगे तो 20,000 ही आएगा, तो हम 20,000 लिख दिया है। तो ये कौन से रेशियो हुआ, रेशियो ये हमारे पास बन गया क्या, 6:2, जिसको हम बोलेंगे कि रेशियो फॉर जेनिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया, ये हो गया हमारा एकदम इजी सा काम। यहाँ तक में किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो, बहुत इजी था। ये हमने अभी किया है वो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में इफ यू हैव सीन कि हमने जो भी कॉस्ट था सर्विस डिपार्टमेंट का, सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट असाइन नहीं किया, वी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दिस वाज द मेन थिंग। नाउ यू गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टेप डाउन मेथड, जो कि एग्जाम में बहुत कम आता है, बट स्टिल यू शुड नो। ठीक है, तो स्टेप डाउन मेथड्स में क्या होता है, सम ऑफ द टाइम क्वेश्चन विल से दैट कि कहां से उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होना है, बट
अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए कोई चिंता का बात नहीं है। आपने अपना कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है कहाँ से जी साहब? जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इस सवाल में कौन सा है? इस इस सवाल में हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर कैफेटेरिया है। तो कैफेटेरिया का जब कॉस्ट स्प्लिट होगा, यानी जब कॉस्ट डिवाइड होगा, तो अब जो रेशियो बनेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट किसको स्प्लिट होएगा? उसका कॉस्ट जो है जेनिटेरियल को भी जाएगा, मिडेल वाले को भी जाएगा एंड क्रोम वाले को भी जाएगा। तो अब रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जेनिटेरियल में कितना अमाउंट ऑफ लेबर उसका लगा था? 5000 लगा था, तो वो 5000 भी यहाँ ऐड कर देगा। तो अब जब रेशियो वो कैलकुलेट करेगा तो अब उसका रेशियो आएगा जी साहब 30,000 पे। कितना कितना पे आएगा? 30,000 पे रेशियो आएगा। देखिए बाकी का तो करेक्ट किया हुआ था, ठीक है। ये कॉस्ट अलोकेट हो गया 30,000 के हिसाब से, ये कॉस्ट अलोकेट नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं। तो ये 200,000 का कॉस्ट डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी साहब? जितना उसने 5000 कंज्यूम किया तो 5000 से। अभी इस पे क्या होगा? 2 lakhs डिवाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो देखिए सबका कॉस्ट मिला के 2 लाख का स्प्लिट हो गया, यानी 2 लाख का कॉस्ट असाइन होगा। बट कैफेटेरिया का कॉस्ट पहले असाइन होगा टू ऑल प्रोडक्ट एंड द सर्विस डिपार्टमेंट। तो बाकी कैफेटेरिया को छोड़ के जेनिटरल को दे दिया, मिडिल वाले को दे दिया, क्रोम को दे दिया, ठीक है जी। अब चूंकि ये स्टेप डाउन है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जेनिटरल का जो कॉस्ट है, जेनिटरल के पास अब टोटल कॉस्ट कितना आ गया जी? टोटल कॉस्ट 85 कैसे आ जाएगा? 1,13,000 आ जाएगा, 113 आ जाएगा, ठीक है जी। बट अब ये उल्टा जाके कैफेटेरिया वाले को नहीं देगा, ये उल्टा जाके कैफेटेरिया वाले को नहीं देगा, बात समझिए। अब ये क्या करेगा? जो भी इसका कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल डिपार्टमेंट को स्प्लिट कर देगा। तो अब यहाँ पर रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि नया कोई लाइन ऐड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में ये 80,000 डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय क्या बच जाएगा? 113,000 स्प्लिट हो जाएगा। और यहाँ पर भी जब जो हमने स्प्लिट करना है वो 113 को स्प्लिट करना है, एंड सी दिस इज 113,000 भी स्प्लिट हो गया। अब हम जब टोटल ओवरहेड चेक कर रहे हैं तो कितना कितना आया जी साहब? मटेरियल के लिए आया 1,33,000, 4 लाख पहले से था, 1,33,000 आया, और जेनिटेरियल से मिला उसे। इस तरह हमारे पास टोटल 7,80,000 का कॉस्ट हो गया है अभी तक का कॉस्ट। यहाँ भी चेक कीजिएगा तो ये 7,80,000 का कॉस्ट रहेगा। तो ओवरऑल कॉस्ट विल नेवर चेंज, ओनली व्हाट विल बी चेंज कि पहले जो मटेरियल में अलोकेटेड कॉस्ट था 400,000 था, वो अब चेंज होकर कितना हो गया? 618,000 हो गया। अगर हम डायरेक्ट मेथड को मेथड्स को यूज करते हैं तो जो पहले कॉस्ट हमारा 400,000 था, अभी वो चेंज होकर 620,000 हो गया एंड 160,000 हो गया। तो ये दो मेथड्स है, बहुत इजी, एग्जाम में बहुत आसानी से हो जाते हैं। जो तीसरा मेथड है वो इससे भी इजी है, उसको बोला जाता है रेसिप्रोकल मेथड। उसको क्या बोला जाता है जी? रेसिप्रोकल मेथड। वहां पे थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस distributions are not given in the percentage, so we need to convert into the percentage to have the to start the question. ये क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय योरसेल्फ, ठीक है। वो मैं आपको करके बता दूंगा कि वो कितना कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज स्प्लिट हो रहा है, ठीक है जी। तो अभी रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक सर्विस दूसरे सर्विस को दे रहा है, दूसरा सर्विस पहले वाले सर्विस को दे रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल द रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है जी। तो अभी अभी अपने रेसिप्रोकल में मूव करने से पहले हम इस कॉस्ट को एक बार आपके सामने थोड़ा सा लिखना चाह रहे हैं, ताकि एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू राइट सम इन्फॉर्मेशन। उसके लिए कोई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैं बना लूंगा क्योंकि हमारे पास सब चीजें दी हुई है। तो लिखा हुआ है 10,000, 5,000, 20,000 और 5,000।
तो लेबर कैसे लिखाएगा, लेबर आवर दिखा हुआ है, हाउ मच, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 20,000 और 5,000। ठीक है, हो गया। अगर हम इसको ये भूल जाए तो इसका परसेंटेज हम अगर निकालना चाहें तो हम इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसे करेंगे सम। क्या करेंगे जी, सम। अभी सम करने में इसमें इसका ये परसेंटेज कितना 16% हो गया, तो 16 को अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो 117, चलो 2 डिजिट तक ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना परसेंट होगा जी साहब, 67%। ये कितना होगा जी, 16%। तो इस तरह से हमारे पास सारा का सारा परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा 100% हो गया, तो ये लेबर का रेट हो गया। यानी जब भी हम देखेंगे जेनिटोरियल का कॉस्ट, तो जेनिटोरियल का अपना कॉस्ट प्लस 16.67% फ्रॉम द कैफेटेरिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जेनिटोरियल का ओन कॉस्ट प्लस 16.67% कॉस्ट फ्रॉम द कैफेटेरिया। नाउ अब हम फिर एरिया को स्प्लिट करते हैं। तो एरिया का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कितना, 15 एरिया है, 15,500, 15,500, 60,000, 20,000। तो 15,500, 60,000 और 20,000। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं जी, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन आई टेक द कैफेटेरिया का कॉस्ट, तो मैं एज्यूम करूंगा कैफेटेरिया का ओन कॉस्ट प्लस 16% और समवेयर 15.79% फ्रॉम द जेनिटोरियल। तो यही एक इक्वेशन है जिसको आपको समझना है और इसी के बेस पे पूरा का पूरा एग्जाम का सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, अभी तक जो मैंने यहाँ पे किया है इस पे अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। देखिए, 2 मेथड से किया हुआ है, तीसरा मेथड से किया भी नहीं है, बट आई विल टीच यू हाउ टू डू दैट। जैसे इट्स नॉट अ जस्ट अ 5 मिनट थिंग। तो पहले तो ये जो मैंने परसेंटेज निकाला, ये परसेंटेज निकालने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या हुआ नगराल भाई, कुछ भी नहीं बोल रहे आप तो? यार ऑफिसर, यहाँ तक क्लियर है? चलो, काजल आपको ये समझ आया कि नहीं समझ आया यहाँ तक जो मैंने काम किया? ये एग्जाम में दिया रहेगा, ये एग्जाम पे दिया रहेगा, ये कैलकुलेशन एग्जाम में यू विल बी प्रोवाइडेड, दिस कैलकुलेशन यू विल बी प्रोवाइडेड। बट यहाँ तो फिर पढ़ना तो उसी तरीके से है, पढ़ना तो उसी तरीके से है। अब आप बोलेंगे तो मैं कर भी देता हूँ, पढ़ना बस वैसे ही है। ओन कॉस्ट प्लस 16.67 फ्रॉम द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया ओन कॉस्ट प्लस 15.79% फ्रॉम द जेनिटेरिया। पढ़ना इस तरह से है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया क्योंकि आपको पहले समझ तो आना चाहिए ना कि पहले जेनिटोरियल का जब हम कॉस्ट लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अपना कॉस्ट प्लस
प्लस साथ में कैफेटेरिया का 16.7% कॉस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट दी, या उतना स्क्वायर लिखने का लिख दो हाँ, लेट दी कॉस्ट फॉर कैफेटेरिया बी एक्स। ठीक है जी। तो यानी कि हम लिख रहे हैं एक्स, एक्स कैफेटेरिया का कॉस्ट है, बात समझे, एक्स कैफेटेरिया का कॉस्ट है, इसका मतलब 200,000 प्लस 16.67% ऑफ वाई। अब यहाँ पे लिखना है एंड वाई बी द कॉस्ट ऑफ जेनिटोरियल। नाउ अब आपके पास y लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 80,000 प्लस 15 80,000 प्लस 15.79% ऑफ x। ठीक है जी। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। नाउ वी नीड टू डू द सिंप्लीफाई। ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ एक एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 लाख प्लस 0.1667 मल्टीप्लाई बाई y का वैल्यू क्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 80,000 प्लस 0.1579 x। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 1579 है, ऐसे लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 लाख रुपए हम इस ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हम एक्सेल को भी यूज कर लें एट द सेम टाइम। 2 लाख, इसके जगह में हमने लिख लिया 0.1667 मल्टीप्लाई बाई 80,000, तो ये लिख लिया, ये वैल्यू डिटरमाइन हो गया। फिर दूसरे बार मैंने यहाँ पे ऐसे चेक करके लिख लिया 0.1667 मल्टीप्लाई बाई 0.1579, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस तरह निकल के आएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0263 x, इधर में वैल्यू x ही था। अब ये माइनस हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पर ऐसे ही लिख ले रहे हैं फॉर द ईज पर्पस, यानी कि 0.97367 x इज इक्वल टू 2 लाख प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, then x is equal to 2,13,000 डिवाइड बाई दिस वैल्यू। x की वैल्यू निकल के आ गई। अब उसी तरह y की वैल्यू निकल के आएगी। y क्या बोल रहा था जी, y बहुत सिंपल था, y बोला कि देखो 80,000 तो मेरा है ही, प्लस मुझे आप दे देना 0.1579 ऑफ, ये दे देना। ठीक है, इसका मतलब जब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना तो आप करना, सॉरी प्लस निकला, तो ये अब आपके पास x और y दोनों की वैल्यू अवेलेबल हो गई।
अब जो वैल्यू निकल के आई है उसको आपने क्या करना है, उसको ये परसेंटेज में अलोकेट करते हुए चले जाना है। तो आ जाइए, कैफेटेरिया, कैफेटेरिया का वैल्यू 2,19,000 था। कैफेटेरिया का वैल्यू निकला था 2,19,000। तो हमने कैफेटेरिया की वैल्यू 2,19,000 यहाँ लिख ली। अब 2,19,000 को हमने स्प्लिट कर दिया जी। हो गया जी, ये स्प्लिट हो गया, बाकी को उन्होंने दिया था। हो गया था। तो 80 और 6 मिला के हमारे पास कितना आता, 2,10,000, 1,14,000 आया था। तो अब 1,14,000 हम यहाँ पे लिख लिया। अब 1,14,000 को जब हम बांट रहे हैं, देखिए ये इसको कितना दिया था, हाँ इसीलिए तो नहीं देना है ना। हाँ जी जी, तो कितनी आई टोटल, कुछ फ्रैक्शंस डिफरेंस रह गए क्या? अभी कितनी बन रही है टोटल वैल्यू, 2,00,000 प्लस, ये कर रहा हूँ ना, यानी कितनी थी, कुछ फ्रैक्शंस का डिफरेंस है 10-12 रुपए का, वो पॉइंट का कहीं पे एरर हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है वो यही है, इसमें कहीं पॉइंट का कोई एरर हुआ होगा मुझसे। अच्छा हाँ, पॉइंट का एरर तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये तो अभी मैंने 0.1579 ऑफ एक्स, तो 0.1579 ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने ये निकाल ली थी 2,19,000। 2,19,000 का नहीं नहीं, वो रिवाइज्ड नंबर है ना 2,19,000, ये 2,19,000 तो रिवाइज नंबर है, इंटू 1,579। दो लाख ये चाहिए प्लस 16.67 ऑफ 80,000 चाहिए, 16.67 ऑफ 80,000 चाहिए, ये हो गया 0.167 मल्टीप्लाई बाई 80,000। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली थी, कैसे करें, 0.16 दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, ले लिया मैंने, इसकी वैल्यू यहाँ से ले ली मैंने, उसके बाद इधर x है, इधर -1, इधर 213 हो गया, ये दोनों को ऐड करके फिर इसकी वैल्यू मैंने डिवाइड करके ले ली, डिवाइड बाई 97219 सही है। फिर अब इधर इसको भी एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू प्लस
79 x की जगह में हमने लेना है 80,000 तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो है पॉइंट x तो इसके जगह में हमने वैल्यू लेनी है x प्लस फिर वैसे सही तुम्हें कर ला कुछ फ्रैक्शन का एरर आ रहा भाई 80,000 एनी हाउ मतलब इसमें कोई फ्रैक्शन का एरर आ रहा है मेरा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी वो नहीं था। बट इसकी जो बेसिक लॉजिक वो ये है कि x जब भी अपना कॉस्ट लिखेगा तो x का ओन कॉस्ट प्लस वट एवर द रेशियो इज गेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट वो उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद y पे लिखना पड़ेगा तो y का अपना जितना कॉस्ट है प्लस जितना सब्सिक्वेंट दूसरे डिपार्टमेंट से उसको मिलेगा उसको पूरे को लेना पड़ेगा। फिर उसको x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू लेके देन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने में कुछ एरर हुआ है जिसके कारण ये 711 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है क्योंकि क्या होता है एग्जाम का एक सवाल है कि विच टू कॉस्ट विल मैच तो टेक्निकली दिस टू कॉस्ट विल मैच ये जो है ना ये कॉस्ट एक दूसरे के साथ मैच हो जाता है। डायरेक्ट मेथड और रेसिप्रोकल मेथड विल मैच। दिस इज द बेसिकली एग्जाम का क्वेश्चन होता है। ठीक है तो दोनों एक दूसरे को ये दोनों एक दूसरे से टेक्निकली मैच हो जाते हैं। एग्जाम में आपसे अगर पूछ दिया कि which two method answer will match the distribution will match then you have to say that direct method or reciprocal। मेरा इधर में किधर एरर है कैलकुलेशंस में that's why it doesn't match it came with some differences। ठीक है तो finally this is the methods which we are going to use for the secondary distributions। और CMA में रेसिप्रोकल मेथड्स एग्जाम पे है नहीं तो आप उतना टेंशन ना लो। For the learning you should know that's all। उसके बाद नेक्स्ट डे में हमने लोग ये सारा थ्योरी एक दिन पे निकाल देंगे। रीजन ये है कि इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है कोई मुश्किल नहीं है सब एकदम थ्योरी है। तो आई बिलीव डे आफ्टर टुमारो वी विल सिट एंड वी विल फिनिश ऑल द थ्योरी इन वन गो।